जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि पूर्व के जो वीडियो था अपना, उसमें अपन अलंकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और अपन ने साथियों जो यमक अलंकार है उसके ऊपर चर्चा कर ली थी, उसके भेद जो हैं उसके ऊपर चर्चा अपन ने कर ली थी। तो आज मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को और आज चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारा तीसरा महत्वपूर्ण जो अलंकार है वो है सलेश अलंकार साथियों। और ये जो वीडियो है साथियों बीए पार्ट फर्स्ट ईयर जो है कला वर्ग, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका व्याकरण का जो खंड है उसका महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है अलंकार का। और जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण जो दो अलंकार थे अनुप्रास और यमक और उनके भेदों के बारे में मैंने चर्चा की थी, लेकिन अब बात करते हैं इस वीडियो में नंबर 3 जो है सलेश अलंकार। तो सबसे पहले तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सलेश जो शब्द है उसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। ठीक है, अर्थात जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि चुंबक आपने देखी होगी, तो चुंबक को जब हम लोग मिट्टी में उसको घुमाते हैं हाथ में लेकर, तो जब हम उसको लगातार 5 से 7 मिनट मिट्टी में घुमाते रहेंगे तो हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे लोह अयस्क चिपक कर आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सलेश अलंकार की भी एक खासियत है, ये चुंबक की भांति काव्य में काम करता है कि इसमें क्या है कि शब्द तो एक होता है और उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं अलग अलग अन्वय के साथ। समझ में आई बात साथियों? तो जिस प्रकार से चुंबक के बहुत सारे लोह अयस्क चिपक कर आते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है साथियों, तो सलेश का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ अलग अलग अन्वय के साथ निकाले जाएं, वहाँ पे सलेश अलंकार होता है। अन्वय जो होता है वो साथियों मैं बताऊं कि जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलेगा ना, वो किसी दूसरे साथ के साथ सामीप्य रखेगा। अब अभी अन्वय आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पानी जो शब्द है ना, इसके 3 अर्थ हैं। एक इसका अर्थ है साथियों मैं आपको बताऊं मोती के साथ चमक। तो आप देखिए यहाँ पे पहला जो अर्थ है पानी का वो मोती के साथ में क्या है? चमक। तो यहाँ पर ये जो मोती है ना, ये अन्वय हो गया, पहला अन्वय। ओके, समझ गए होंगे आप। पानी का दूसरा अर्थ मानुष के साथ में इज्जत। क्या साथियों? इज्जत। ध्यान रखिएगा आप लोग, इज्जत। ओके, तो यहाँ पे जो मानुष है वो दूसरा अन्वय है और चून आटा। तो आटे के साथ पानी का जो अर्थ है वो जल है, पानी है। समझ में आई ये बात आपको साथियों? तो पानी गए ने उबरे, यानी पानी के चले जाने पर उबरे यानी उबर नहीं पाते हैं। मोती यानी मोती, मनुष्य यानी मनुष्य और चून यानी चून। यानी जब पानी ही नहीं रहेगा तो ना तो मोती और ना ही मनुष्य और ना ही चून, उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, वो उभर नहीं पाएंगे साथियों। क्योंकि मोती जो है वो पानी में जितनी गहराई में जाएगा उसमें उतनी ही चमक होगी साथियों। और यदि मनुष्य की इज्जत चली गई ना तो फिर मनुष्य के पास कुछ नहीं रहेगा साथियों। मैं आपको बताऊं, जब इज्जत ही मिट्टी में मिल जाए तो फिर ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि जल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो जो आटा है ना साथियों उसका भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आटे को हम गूंद कर जल के साथ रोटी तभी बना पाएंगे, नहीं तो उसकी रोटी नहीं बन पाएंगी। अब आप कहें कि भाई हम कसार, जिसको आप लोग बोलते हो कि आटे को भून के हम लोग खा लेंगे, तो वो ज़्यादा दिन हम नहीं खा पाएंगे। रोटी जो है वो हमारा डेली वे का भोजन है साथियों। नियमितता जो है वो उसी से हमारी सुचारू रूप से हमारी जो ज़िंदगी है वो चल सकती है साथियों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अन्वय आप देखिए यहाँ पे मोती, मानुष, चून, ये 3 अन्वय हैं। तो देखो यहाँ पे आया है अलग अलग अन्वय के साथ। तो हर बार जो है पानी के जो 3 अर्थ है ना, वो तीनों बार अलग अलग अन्वय के साथ, मोती के साथ चमक, मानुष मनुष्य के साथ में इज्जत और चून के साथ में जल या पानी या नीर निकला अर्थ।
तो निश्चय समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इम्पोर्टेंट अलंकार है परीक्षा की दृष्टि से। सलेश का अर्थ होता है चिपकना, और जब काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले अलग अलग अन्वय के साथ, तो वहाँ पे साथियों क्या होता है, सलेश अलंकार होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग पूरा, ठीक है। ओके, मैं आगे चलता हूँ। अब करते हैं इसके भेदों की बात। तो साथियों सलेश अलंकार के जो है ना मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद होते हैं। और वो दो भेद कौन कौन से? पहला होता है अभंग सलेश और दूसरा होता है सबंग सलेश। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। अभंग, जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही एक से अधिक अर्थ निकाले जाएं वहाँ पर अभंग सलेश होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे ना, उसके बगैर टुकड़े किए ही उससे हम लोग एक से अधिक अर्थ निकाल सकते हैं। और ये जो अलंकार होता है अभंग सलेश, हम ये कहें कि शुद्ध रूप में एक तरीके से सलेश अलंकार होता है साथियों। ये आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। तो यहाँ पे जो सुवर्ण है ना, इसके तीन अर्थ है साथियों, और तीनों बार अलग अलग अन्वय के साथ, कवि के साथ, कामी पुरुष के साथ और चोर के साथ में। तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो कवि के साथ में तो किसका क्या अर्थ है? सुवर्ण का, सुंदर वर्ण अक्षर, समझ में आई साथियों। कामी, जो कामी पुरुष होता है काम वासनाओं में लिप्त होता है साथियों, भोग विलासिता की जिंदगी जीता है साथियों। तो कामी के साथ में सुवर्ण का सुंदर रूप, ओके। और चोर के साथ में स्वर्ण आभूषण। तो कवि हो चाहे चोर हो और चाहे कामी पुरुष हो, वो हमेशा ही सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं। यानी कवि सुंदर वर्ण को, अक्षर को, कामी जो है सुंदर रूप को, ठीक है, और जो चोर है वो स्वर्ण को। तो यहाँ पे देखिए सुवर्ण जो शब्द है ना, उसके जो तीन अर्थ निकले हैं ना, वो एक बात तो अलग अलग अन्वय के साथ, कवि, कामी और चोर के साथ में, और सुवर्ण के बगैर टुकड़े किए ही है ना, यहाँ पे इसके तीन अर्थ निकले हैं। तो जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पे क्या होता है? अभंग सलेश अलंकार होता है। निश्चय समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा होता है साथियों सबंग सलेश। अब देखो क्या है, अंतर क्या है। जहाँ अभंग सलेश में शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्द का एक से अधिक अर्थ निकल रहे थे, यहाँ पे अर्थ तो एक से अधिक निकलेंगे ही, इसमें कोई द्योराय संशय नहीं है। लेकिन एक से अधिक जो अर्थ निकलेंगे ना, उसके लिए जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ निहित होंगे, एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, उस शब्द के क्या किए जाएंगे? टुकड़े किए जाएंगे साथियों। तो देखिए जहाँ एक शब्द के टुकड़े करके एक से अधिक अर्थ निकाले जाए, वहाँ पे सबंग सलेश अलंकार होता है। देखो आजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। तो यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है ना तरोना, ठीक है साथियों, इस तरोना शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं? दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इसका अर्थ निकलता है साथियों, मैं आपको बताऊं, कानों में, श्रुति जो है यहाँ पे इसका एक अर्थ है कान, ठीक है। तो कान के साथ में इस तरोना का जो अर्थ है ना, वो यहाँ पे है साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा कान में पहना जाने वाला आभूषण तरोना का, ठीक है यहाँ पे। और दूसरा जो अर्थ है वह है इसका तरा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पे इसके टुकड़े करने से ही इसके दो अर्थ निकाल पाएंगे हम, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो तरोना तो सीधा हो गया कि कान में पहना जाने वाला आभूषण, लेकिन अब दूसरा जो अर्थ है ना, उसको कल्पित करने के लिए जो है इसको तोड़ा जाएगा शब्द को, ठीक है। तो वो हो जाएगा तरोना, तरोना यानी तरा नहीं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, इसको हम तोड़ लेंगे। जो तरोना है ना, तरा प्लस ना हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तरा नहीं है, पार नहीं हुआ है, तो ये इसका दूसरा अर्थ होगा, ओके। अब जो है बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारा अलंकार है परीक्षा की दृष्टि से, उपमा, ठीक है साथियों, नंबर 4। तो जहाँ देखिए उपमा का अर्थ होता है समानता करना या तुलना करना। और तुलना कब होती है साथियों?
तुलना मुख्यतः दो वस्तुओं में होती है और दो वस्तुओं में भी उनमें कोई भी समानता पाई जाएगी, चाहे वो किसी गुण की, चाहे स्वभाव की या किसी क्रिया की। आपस में दोनों में समानता जिसके कारण होगी, तो उस समानता के कारण उन दोनों वस्तुओं में या एनीवे दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, जब एक वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव या विशेषता के कारण किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है साथियों। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे दूसरी परिभाषा, जहाँ उपमेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। दोनों एक ही बात है, कोई सी भी परिभाषा आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। जस्ट मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ साथियों। उपमा जो अलंकार है उसके मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण धर्म या गुण। ठीक है साथियों, उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। ये है हमारा मुख कमल जैसा सुंदर है, उदाहरण है ये। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मुख की जो तुलना है ना, कमल के साथ की गई है, यानी जो मुख है वो कमल जैसा क्या है? सुंदर है। तो पहले हम उपमेय और उपमान समझते हैं, फिर इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग एक बार। चलिए साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हाँ, उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक साधारण धर्म और एक वाचक शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपमेय। तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। ये कन्फर्म में एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि वो जो दो वस्तुएं जिनमें आपस में तुलना की जाती है, तो एक वस्तु ऐसी होती है जिसकी तुलना की जाती है और एक वह वस्तु होती है जिसके साथ तुलना की जाती है। अब गुण तो दोनों में समान होगा, लेकिन एक की तुलना उस गुण के कारण दूसरी वस्तु के साथ की जाएगी, उसके समान गुण के कारण। तो देखो, उपमेय किसे कहेंगे? जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। ठीक है। और उपमान, उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है। जैसे मैं वापस आपको लेके चलता हूँ, जो पिछला उदाहरण है यहाँ पे, ये जो उदाहरण है इसमें साथियों बताऊँ, जो मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? कमल की। तो ये जो हमारा हो गया कौन? मुख। ये तो क्या हो गया? उपमेय। और मुख उपमेय की तुलना किसके साथ की जा रही है? कमल की। तो ये क्या हो गया? हमारा उपमान हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, मुख तो क्या हो गया? उपमेय, और कमल क्या हो गया? उपमान। ये ध्यान रखना है। ओके, आगे चलिए। तो उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। अब साधारण धर्म। अब साधारण धर्म जो गुण है वह होता है जो उपमेय और उपमान दोनों में समान पाया जाता है। जो गुण जिसकी वजह से उन दोनों में, यानी उपमेय और उपमान में, या उन दोनों वस्तुओं में जिसकी वजह से क्या हुई है? समानता स्थापित हुई है ना, उस समान गुण को ही क्या कहा जाता है? साधारण धर्म या गुण कहा जाता है। ओके साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। नंबर 3, 4 वाचक शब्द। समान गुण को समान रूप से प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों को क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं साथियों। ये वाचक शब्द। अब वो जो समान गुण दोनों वस्तु में पाया गया है, उपमेय और उपमान में, उसको समान रूप से प्रदर्शित करने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। और उपमा के जो वाचक शब्द हैं ये पहचान भी हैं उपमा अलंकार को पहचानने के लिए। उपमा के जो वाचक शब्द हैं वो है साथियों सा, सी, से, जैसा, जैसे, सदृश्य, सम, समान, सरिस आदि। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो उपमा अलंकार का कोई भी उदाहरण होगा ना मुख्यतः, तो मैं आपको बताऊं कि इनमें से आपको क्या मिलेगा? कोई वाचक शब्द साथ में मिलेगा। जैसे नेत्र कमल से सुंदर है। समझ में आई ये बात साथियों? ये ध्यान रखना है। आप देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से हम जो उपमा के 4 अंग हैं उनको हम समझते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। ठीक है साथियों, तो प्रस्तुत उदाहरण में मुख उपमेय, ठीक है, और चंद्रमा उपमान
जैसा वाचक शब्द तथा सुंदर जो है वो इसमें क्या है, साधारण धर्म है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं उपमा अलंकार के भेदों की। तो उपमा अलंकार के साथियों मैं अब आपको बताऊं कि मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। इंपॉर्टेंट अलंकार है। पहला होता है पूर्ण उपमा, पूर्ण प्लस उपमा, और सीधा है, कोई दिक्कत नहीं परिभाषा, कि वह अलंकार या हम कहें कि उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमा के 4 अंग पाए जाते हैं। 4 अंग मतलब उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो जिसमें उपमा के 4 अंग पाए जाते हैं साथियों, वो क्या होता है? पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे नेत्र कमल जैसे सुंदर हैं, तो देखो नेत्र क्या हो गया? उपमेय, कमल उपमान, जैसे वाचक शब्द, और सुंदर क्या हो गया? साधारण गुण हो गया। तो ये उदाहरण जो है हमारा, ये किसका है? पूर्ण उपमा का। ओके, उपमा अलंकार का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये उपमा में भी पूर्ण उपमा का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मालोपमा। तो देखो उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमेय की 2 उपमानों के साथ तुलना की जाती है। यानी उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमेय तो क्या होगा, उपमेय तो क्या होगा? 1 होगा। उपमेय तो क्या होगा साथियों? 1 होगा। और उपमान क्या होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। यानी एक उपमेय की 2 उपमानों के साथ तुलना की जाती है। यानी एक वस्तु की 2 वस्तुओं के साथ तुलना की जाती है, वहां हमारा मालोपमा होगा। जैसे देखो, मुख कमल व चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो मुख की जो तुलना है ना, वो 2 उपमान, एक तो कमल और एक किसके साथ में? चंद्रमा के साथ में। ओके साथियों, नेक्स्ट देखिए, अगला है लुप्तोपमा। ध्यान देंगे, लुप्तोपमा, लुप्त प्लस उपमा, जिसमें लुप्त होगा, कुछ गायब होगा, छिप जाएगा। तो उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमा का कोई ना कोई अंग क्या रहता है? लुप्त रहता है। वही बात, उपमा के 4 अंग, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुण या धर्म। तो लुप्त, जहाँ पूर्णोपमा में 4 अंग, मालोपमा में 1 उपमेय की कितने के साथ में साथियों? 2 उपमानों के साथ तुलना की जाती है। लेकिन लुप्तोपमा में उपमा का कोई ना कोई अंग क्या रहता है? गायब रहता है, वहाँ लुप्तोपमा होता है। जैसे ये उदाहरण है, नेत्र कमल जैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या गायब है? नेत्र हमारा क्या है? उपमेय, कमल क्या है? उपमान, जैसे हैं ये क्या है हमारा? वाचक शब्द। तो इसमें से गायब क्या है? साधारण गुण यानी धर्म गायब है। तो ये उदाहरण किसका हो गया? हमारा लुप्तोपमा का। ओके साथियों, एक बार वापस बैग लेके चलता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आपके लिए आसानी रहेगी पढ़ने में। ले लिया होगा, आगे इसका भी आप लोग ले लीजिएगा। और अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग अगला जो महत्वपूर्ण अलंकार है उत्प्रेक्षा, और आगे और जो भी अलंकार है उनके ऊपर क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।